हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का लेक्चर नंबर 7 और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में आज हम देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म समझेंगे, उसके ऊपर सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे और उससे रिलेटेड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करें। चलो कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाओ, एकदम बढ़िया से इधर उधर से ध्यान हटा लो। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। चलिए हेडिंग लगाते हैं आज, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन का मतलब सबको पता है। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? इट इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल को कंपाउंड से हटाएंगे हम डिहाइड्रेशन के अंदर। ठीक है, कैसे होता है? चलिए एक अल्कोहल ले लेते हैं यहाँ पे RCHOH, ये CH2H ऐसे लिख सकते हैं। CH3 की जगह CH2H ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम रिएजेंट लगाएंगे। रिएजेंट क्या होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 ओवर हीट, या आप H3PO4 ले लो ओवर हीट, है ना। और आप ले लो KHSO4 ओवर हीट। और भी रिएजेंट होते हैं, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। और भी रिएजेंट हैं, अभी इनको समझते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कोई अल्कोहल ले लिया RCHOH और CH2H, है ना। CH3 को मैंने ऐसे लिखा है जानबूझ के। अब ये क्या करेंगे, ये इस अल्कोहल में से वाटर के मॉलिक्यूल को केमिकली निकालेंगे, मतलब बॉन्ड तोड़ के निकालेंगे। ये होता है डिहाइड्रेशन, बॉन्ड तोड़ के निकालना। तो यहां से H और यहां से OH निकल कर बाहर चला जाएगा। क्या निकला? H2O, वाटर का रिमूवल हुआ। अब क्या बचेगा? RCH और क्या बचा? CH2। अब एक बात बताओ, इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी कम हो गई, तो यहां पे एक नया बॉन्ड बन गया। समझ में आया? एक कार्बन से OH निकला और उसके बगल वाले कार्बन से ही H निकालना है, कहीं दूर से नहीं निकालना है। देखो, जिसपे OH लगा है उस कार्बन को बोलो अल्फा, जिसपे H लगा यानी बगल वाले को बोलो बीटा। हाँ, बीटा इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी, बट अल्फा के जस्ट बगल में होना चाहिए, कहीं दूर से H नहीं निकालना। इस तरह से आपने यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाला, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, इसकी एक वैलेंसी फ्री, बना लिया डबल बॉन्ड। सो व्हाट यू सी कि अल्कोहल से बन गया एल्कीन, है ना। एल्कीन की प्रिपरेशन करने का भी एक तरीका है। क्लियर हुआ आपको? इसको आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यही हमको पढ़ना है आज, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। हीट करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। ठीक है, अभी बताएंगे एनसीईआरटी में क्या टेम्परेचर लिख रहा है। नोट करें, इतना नोट करें। चलिए इसका मैकेनिज्म देखेंगे, पहले नोट कर लें पॉज करके। कर लिया? आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, OH के बगल वाले कार्बन से ही H निकालना है, कहीं दूर से नहीं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन। आइए, सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या मिलेगा आपको? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या मिलेगा आपको? एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कीन। आइए इसका मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म क्या करेंगे आप? RCH और क्या है आपके पास? OH, और यहां पे क्या लिखा हुआ था? CH3। अरे इसी को CH2H लिख दिया था। और यहाँ पे आपने एरो के ऊपर लगा लिया था जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4। अभी इसी के साथ समझते हैं, है ना। तीनों जो रिएजेंट दिए थे सेम मैकेनिज्म दिखाते हैं। अभी हम इससे समझ लेते हैं क्या बना था। इधर जरा बना लो, RCH डबल बॉन्ड CH2, यहां से OH निकला, बगल वाले से H निकला, क्या बना? H2O। आइए इसका मैकेनिज्म समझते हैं। सर्वप्रथम स्टेप में क्या होगा? सर्वप्रथम स्टेप में ये कंसंट्रेटेड H2SO4 आएगा। H2SO4 आपको पता है इज अ वेरी गुड एसिड,
तो ये H प्लस देगा। एसिड का काम क्या होता है? H प्लस देना। अब ये H प्लस कहां जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वहां जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये H प्लस ऑक्सीजन की तरफ गया और यहां जाके ऑक्सीजन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन ने इसको अपने लोन पेयर डोनेट किया और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया कुछ ऐसे RCH CH3OH और एक H और जुड़ गया OH2 और यहाँ पे प्लस लग गया। अब पूछोगे प्लस कहां से आ गया? अरे भाई ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन। जब अपने खुद के इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो H पे प्लस था, वो यहाँ पे जुड़ा तो अपना प्लस चार्ज ऑक्सीजन को दे दिया। इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल एंड दिस स्टेप इज वेरी फास्ट स्टेप। इससे रेट डिसाइड नहीं होता। रेट किससे डिसाइड होता है? स्लो स्टेप से। ये फास्ट स्टेप है। एसिड ने H प्लस लूज किया, जाके ऑक्सीजन से जुड़ा, बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटॉन से जुड़ा हुआ अल्कोहल। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बहुत ही अनस्टेबल है। आपने देखा है जहां पे भी आपके पास इस तरह की स्पीशी आती है H2O, तुरंत वाटर बन के बाहर निकलना चाहता है, बट इसके ऊपर प्लस चार्ज भी है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। भाई ऑक्सीजन वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, साथ में उसके ऊपर प्लस चार्ज और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसने ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा और यहां से हुआ रिमूवल ऑफ वाटर, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं -H2O। OH माइनस बाहर नहीं निकलता, ये याद रखना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ऐसा नहीं कि OH माइनस निकला, यहां से H प्लस निकला ना। पहले इस पे एक H प्लस अटैक किया, एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना और उसमें से वाटर का रिमूवल हुआ एंड दिस स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिस इज अ स्लो स्टेप। यहीं से रेट डिसाइड होगा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर गया तो यहां क्या बनेगा? RCH CH2H, ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पे आ गया प्लस, है ना। CH3 को मैंने वापस CH2H की तरह लिख दिया और यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, इसको सब पहचानते हैं। क्या है ये? कार्बोकैटायन। यानी इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। स्लो स्टेप में यही फॉर्म हो रहा है। अब आपको पता है कार्बोकैटायन एक अनस्टेबल स्पीसी होता है ना? अब ये चाहेगा कि किसी तरह से न्यूट्रल हो जाए, कैसे होंगे? अब ध्यान से सुनो, पूरा कहानी सुनो। OH एक तरह से बाहर निकल गया है ना, पूरा मैकेनिज्म के साथ। H प्लस आया, फिर उसको लेके बाहर चला गया। अब काम क्या है कि बगल वाले कार्बन से H निकालना है। इसको बोला अल्फा, इसको बोला बीटा। अब H निकलेगा कैसे? सुनो ध्यान से। कंसंट्रेटेड H2SO4 इस रिएक्शन का क्या है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भाई ना ही रिएक्टेंट साइड लिखा जाता है ना ही प्रोडक्ट साइड, बट आपने तो कैटलिस्ट को यूज कर लिया। H2SO4 में से H प्लस निकाल लिया, तो H2SO4 में से H प्लस निकाला है तो इसको वापस H प्लस देना पड़ेगा। अच्छा यहां देखो H2SO4 क्या दिया इसने? H प्लस, क्या बचेगा? HSO4 माइनस। नाउ HSO4 माइनस इज अ वीक बेस। भाई ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है? वीक बेस। H प्लस निकलने के बाद बचा क्या है? HSO4 माइनस। तो यहां पे अटैक किया एक वीक बेस ने, HSO4 माइनस ने। समझ में आ रही बात? सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना H प्लस दिया था, प्रोटोनेट किया था अल्कोहल को, जिसकी हेल्प से OH माइनस बाहर निकला। अब H प्लस को निकालने के लिए कौन आया? इसका रिमेनिंग बेस HSO4 माइनस, वीक बेस। अब ये वीक बेस क्या कहेगा कि H प्लस से चलोगे? बोलेगा चलेंगे। कहता है अपने इलेक्ट्रॉन देकर आना। H प्लस कहता है ठीक है। तो H ने क्या कहा? अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए और ये H प्लस बनकर इनके साथ निकल गया। H प्लस बनके इनके साथ निकल गया। यहां से क्या बाहर आया? बीटा H प्लस रिमूवल। बीटा H प्लस रिमूवल इनके साथ निकल गया। किस फॉर्म में निकल जाएगा? H2SO4। तो जैसे इसको यूज किया था वैसे ही ये बाहर।
H प्लस निकला, अपने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट किया, जब यहां डोनेट करेगा इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा और यहां पे एक डबल बॉन्ड दिखाई पड़ेगा। दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4, H3PO4 और KHSO4 एंड हीटिंग देम। इस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं E1 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन, E1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, एक मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन। जरा इसको समझो, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब जो इसका आरडीएस है, जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। देख रहे हो, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या ये कह दो अल्कोहल का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। कोई दूसरा मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं इन्वॉल्व होगा। रेट सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। क्लियर है? नोट करें। कहानी समझ में आई है? फिर से RCHOH CH3 अल्कोहल लिया, मैंने CH2H को CH3 लिखा है। इसके ऊपर अटैक किया कंसंट्रेटेड H2SO4 ने, जो कि कैटलिस्ट है, इसने H+ दिया। H+ जाके इससे जाके जुड़ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, H+ जुड़ा तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब ये स्पीशीज जब भी आपको केमिस्ट्री में कहीं दिखे तो वाटर निकाल देना। कहीं पे भी आपको ये स्पीशीज दिख जाए वो H2+ तो वाटर का रिमूवल होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन चुरा के बाहर निकल गया और ये स्लोएस्ट स्टेप है, यहीं से रेट डिसाइड होगा। यहां से वाटर का रिमूवल हुआ, जैसे यहां से OH2 निकला, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके गया है, क्या बन गया? कार्बोकेटायन। इस CH3 को मैंने CH2H लिख दिया। तो एक काम तो हो गया, यहां से OH निकल गया, अब यहां से H निकालना है। कैसे निकलेगा? H2SO4 से H+ निकल चुका था, क्या बचा था? HSO4-, ये एक वीक बेस, ये वापस आ गया। इसने कहा H+ चलोगे, इसने कहा चलेंगे, बस हम इलेक्ट्रॉन देकर आते हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन यहां दिए। क्यों दिए? उसका रीजन ये भी है कि ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, भाई ये भी तो स्टेबल होना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन खींचा, यहां पे बना पाई बॉन्ड, H+ निकल गया HSO4- के साथ। ध्यान ये रखना कि अगर यहां से OH निकाला तो इसके बगल से ही H निकालना, दूर से मत निकालना। राइट लेफ्ट अलग बात है वो डिसाइड करेंगे, उसके लिए अलग रूल है, पहले इतना नोट करें। इसको तो छापें, पॉज करके नोट कर लें। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन नोट कर लिया? अच्छा, अब सुनो, इसमें बन क्या रहा है? कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटायन। बच्चों, जहां कार्बोकेटायन बनता है वहां रीअरेंजमेंट कैन टेक प्लेस, यानी यहां पे रीअरेंजमेंट कैन अकर। रीअरेंजमेंट पढ़ा है आपने, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, एग्जाम्पल कराएंगे। H- CH3- या PH- शिफ्ट हो सकता है। ये क्या होता है? थोड़ी देर रुको, एक एग्जाम्पल में ये चीज समझाएंगे। कार्बोकेटायन बनने से ये चीज होने की पॉसिबिलिटी यहां पर है, ठीक है? थोड़ी देर वेट करिएगा, ये भी समझाएंगे। नोट कर लें। चलिए, लिख लिया इतना? ओके। आरडीएस में क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। यानी जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतनी आसानी से अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। भाई जितनी आसानी से ये निकल जाए, क्या? OH- ना, जितनी आसानी से वाटर निकल जाए प्रोटोनेटेड अल्कोहल से, उतनी आसानी से डिहाइड्रेशन होगा। यानी जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ज्यादा ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। चलिए लिख के बताते हैं। यहां तक बात समझ में आई, मैकेनिज्म वगैरह? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप लिखेंगे ईज ऑफ डिहाइड्रेशन is directly proportional to stability of carbocation। कई किताब में सीधा लिखा रहता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, कुछ हद तक सही है, बट एक्चुअल लाइन ये होनी चाहिए प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्वेश्चन करो, अभी तुमको रियलाइज होगा। जैसे किताब में लिख देता है इज ऑफ डिहाइड्रेशन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, उसको भी हम गलत प्रूफ कर देंगे।
चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल देखो, मान लो हमसे पूछा कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में अरेंज करें। सवाल देखो, हमको सवाल दे दिया ये ए, ये बी, ये सी। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। सबसे इजीली कौन डिहाइड्रेट होगा बताओ। ये कैसा अल्कोहल है, ये 3 डिग्री है, ये कैसा है 2 डिग्री है, ये कैसा है 1 डिग्री है। सबको समझ में आ रहा है। यहाँ ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, यहाँ ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, वहां वो 1 कार्बन से। अब देखो यहाँ से OH माइनस निकलेगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ से निकलेगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ से निकलेगा तो 1 डिग्री। हाँ वही H प्लस लगकर ये निकलेगा, तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। सबसे स्टेबल कौन होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ये फॉलो करेगा इस टाइम, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। सर यही तो आप भी बोल रहे हो। अभी रुको, इस केस में अलग अलग सवाल में आपको ये चेक करना है हर बार स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हमने देखा ये कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल, फिर ये नोट करें। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री इज द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। लिख लिया, मिटा रहे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन बताइएगा। बढ़िया सवाल ले लेते हैं। कुछ नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर आपको पता है तो ये सब सवाल आपके लिए आसान है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं पता है तो यूट्यूब पे सर्च करें कार्बोकेटाइन फिजिक्स वाला, मिल जाएगा। पहले हमको ये दे रखा है बेंजाइल अल्कोहल, फिर हमको दे रखा है थ्री डिग्री अल्कोहल, फिर हमको दे रखा है अलाइल अल्कोहल, और फिर हमको दे रखा है टू डिग्री अल्कोहल। हमसे कहा है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। बताएं, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। अब 1 डिग्री 2 डिग्री लगाओगे तो सबसे पहले ये आ जाना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए, उसके बाद पता नहीं जो भी हो। ये 1 डिग्री है, अरे ये 1 डिग्री तो है। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा, दिस इज 1 डिग्री। बेंजाइल अल्कोहल इज 1 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की समझ होनी चाहिए। नहीं है तो मैंने बोला आप लेक्चर देख सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फिजिक्स वाला करके सर्च मार दो, मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। देखो यहाँ से H प्लस आएगा एसिड का, फिर H2O निकलेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ से ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से ये कार्बोकेटाइन, और यहाँ से ये कार्बोकेटाइन। बच्चों बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है। मैं आपको बता दूं इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये फिनाइल कार्बोकेटाइन है या बेंजाइल कार्बोकेटाइन बोल सकते हो। बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये बेंजाइल ग्रुप ले रहा है और ये 3 डिग्री ग्रुप ले रहा है। ये अलाइल कार्बोकेटाइन है, इसको अलाइलिक ग्रुप बोलते हैं, और ये तो 2 डिग्री है। बच्चों इसमें और इसमें कंपटीशन इस वजह से हो जाता है, जबकि ये 1 डिग्री है, बिल्कुल ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसमें कंपटीशन इस वजह से हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी मिलती है ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ बड़ा मस्त रेजोनेंस हो रखा है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, या पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ तक पूरा कॉन्जुगेशन फैला हुआ है, पूरा रेजोनेंस यहाँ हो सकता है। प्लस चार्ज का मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल। पर सुनो, हमने पढ़ा है कि रेजोनेंस का इफेक्ट बाकी सारे इफेक्ट से ज्यादा होता है, पर सुनो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि ये इससे ज्यादा स्टेबल है। याद रखना हमेशा, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल। इसके बाद आएगा एलाइल। भाई एलाइल में भी रेजोनेंस वाली कहानी होगी। देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल, प्लस चार्ज मतलब वेकेंट ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें भी रेजोनेंस है। और इसके बाद आएगा 2 डिग्री। अब ABCD जो भी है लगा लो। 3 डिग्री कौन सा है, B, फिर क्या A,
फिर क्या C, फिर क्या D। क्लियर? अब यहाँ डिग्री मैटर नहीं की, क्या मैटर किया? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सो द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्लियर है? ये 1 डिग्री होकर भी 2 डिग्री से आगे आ गया। क्लियर है? यहां पे क्यों स्टेबिलिटी मिल रही है? यहां पे भी रेजोनेंस होगा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। इसका रेजोनेंस इससे बहुत कम है, इसमें बहुत सारा रेजोनेंस है। पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है पूरा, उसमें थोड़ा सा कॉन्जुगेशन है। क्लियर है? ओके ओके बेटा रे, अब इसमें बहुत से सवाल बना सकते हैं, बस इसमें आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पता होनी चाहिए और कुछ नहीं है इसमें, अल्कोहल से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो ये था ईज ऑफ डिहाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। हाँ, रफली आप याद रख सकते हो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, अगर कोई और इफेक्ट ना हो, है ना, रेजोनेंस वगैरह ना हो, ये भी बात। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और रूल्स भी समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। पहला सवाल CH3CHOH CH3 कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, ये टेम्परेचर एनसीईआरटी लिख रही है। CH3CHOH CH2CH3 सेम कंडीशंस। चलो पहले ये 2 क्वेश्चंस करते हैं। चलिए करिए। पहला वाला तो हो गया होगा, पॉज करके करिए। पहला वाला तुरंत हो जाएगा। इसको बोल दो अल्फा, इसको बोल दो बीटा, पूरा मैकेनिज्म थोड़ी ना लिखना है। इसको बोलो अल्फा, इसको बोलो बीटा, या इधर बोलो बीटा, दोनों तरफ तो यार आइडेंटिकल है ना, सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से निकालो OH, यहां से निकालो H, क्या निकला? H2O, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, prop 1 इन बन गया, prop 1 इन बन गया। prop इन भी बोल सकते हो या 1 इन बोलना चाहो 1 इन बोल लो, prop 1 इन। इस पे आप ये अल्फा, इस बार ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, और दोनों बीटा अलग अलग तरह के हैं, सिमेट्रिकल नहीं है। ऐसे में क्या करें? चलो दोनों से निकाल के अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लो इस वाले बीटा से आपने खेल किया, ठीक है, दोनों से निकाल के अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं हम। अब मान लो ये वाले बीटा से हाइड्रोजन निकाला तो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहां क्या है? CH3। ये वाले बीटा को यूज किया हमने। मान लो ये वाले बीटा को यूज करते, अल्फा से निकालो OH, बीटा से निकालो H, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। अरे रे रे, ये तो दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट बन गए। और हमने तो रूल ही फॉलो किया है। रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलता है कि भाई अल्फा से निकालो OH और बगल वाले से H। अब इसको देखो, ये है ब्यूट 2 इन, 4 कार्बन ब्यूट और सेकंड नंबर पे इन, और ये ब्यूट 1 इन। तो अब बात आती है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो बच्चों ये यहां पर मेजर होगा, ब्यूट 2 इन, और ये यहां पर माइनर होगा। ऐसा क्यों? जब भी ऐसा केस फंस जाए एलिमिनेशन रिएक्शन में कि एक से ज्यादा एल्कीन बन रहे हो, देन यू हैव टू यूज सेडजिफ रूल। सेडजिफ्स रूल, सेडजिफ्स रूल क्या कहता है? देखो यहां तो कोई जरूरत नहीं, चाहे यहां से हाइड्रोजन निकालो चाहे यहां से सेम। अगर ऐसा केस फंस जाए कि 2 बीटा आपको मिल रहे हो कार्बन और दोनों तरफ से आप H निकाल सकते हो, तब सेडजिफ रूल लगाओगे, जो कि ये कहता है इन सच केस, अंग्रेजी आप लिख लोगे, समझ गए हो कैसा केस? इन सच केस फॉर्म मोर स्टेबल एल्कीन, ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनाने की कोशिश करें। ज्यादा स्टेबल एल्कीन क्या होता है? विच हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, विच हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इन शॉर्ट तो यही बोल देते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट होता है। अगर 11th केमिस्ट्री थोड़ी सुननी है तो जनरली तो यही बोलते हैं विच हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बट वही बात है कि इसमें भी जो मेन थ्योरी है वो ये है कि ज्यादा स्टेबल एल्कीन। कई बार अल्फा हाइड्रोजन का केस नहीं फिट बैठता, रेजोनेंस वगैरह भी आ जाता है। अभी ऐसा हम नहीं देखेंगे एग्जांपल, अभी आज इसी पे चलो आप। विच हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे भी समझ सकते हो मोर स्टेबल एल्कीन,
वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड चेन के जितना ज्यादा हो सके बीच में, जितना ज्यादा हो सके ब्रांचेस हो, ब्रांचेस जितनी ज्यादा हो, डबल बॉन्ड जितना बीच में हो। बड़ी नॉर्मल सी लैंग्वेज है तो इसको हम लिख ले रहे हैं, ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं, बस समझा आप समझ गए। डबल बॉन्ड जितना बीच में मतलब ये, यहाँ साइड में मतलब ये, जिसमें ब्रांचेस ज्यादा हो, इसमें देखो इधर से ब्रांचेस इधर से। क्या अब इसको भी देख लेते हैं, विच हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा एच। अब यहाँ पे अल्फा का मतलब ये वाला अल्फा नहीं, अल्फा कार्बन अब एल्कीन के रिस्पेक्ट में समझना है, ठीक है, ये वाला अल्फा नहीं, ये तो अल्कोहल का था, यहाँ तो एल्कीन की बात हो। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा नहीं है अल्कोहल वाला, एल्कीन के लिए अल्फा की बात हो रही है। एल्कीन के लिए अल्फा क्या है? डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन। अब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना स्टेबल एल्कीन। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3, यानी इसके पास है 6 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? जो अल्फा कार्बन से जुड़े हो। और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? इधर तो कोई कार्बन ही नहीं है, इधर है अल्फा कार्बन, इससे 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो विच इज मोर स्टेबल? जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन दैट इज मोर स्टेबल। किसका रूल है? सेटजिव्स रूल। सेटजिव्स फॉर्म मोर स्टेबल एल्कीन, अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए तो नोट कर लें। समझ में आ गया? क्या निकल गया बाहर? -H2O। मिटा रहे? ओके। हाँ, ये बात सच है कि अल्फा हाइड्रोजन ही एक रूल नहीं होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, और भी रूल होते हैं। उसके लिए आपको 11th केमिस्ट्री में बहुत घुसना पड़ेगा सारे रूल समझने के लिए, बट आज तो हम अल्फा हाइड्रोजन पे ही खेलेंगे। और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा एक नए तरह का क्वेश्चन लेते हैं। आप देखो ध्यान से, CH3 CH2 CH2 CH2OH, मान लो ये दे दिया, सेम कहानी, कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। चलिए बताइए क्या बनेगा। तो जनरली दिमाग में आता है कि ये रहा अल्फा और इस बार एक ही बीटा है। भाई दिमाग में चलिए आ रहा है, ये अल्फा और एक ही बीटा, जिससे OH लगा है वो अल्फा, उसके बगल वाला बीटा। तो बड़ा आसान लग रहा है कि यहां से OH, यहां से H निकाल दें, -H2O लिख दें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ब्यूट-1-ईन आंसर आ रहा है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये माइनर प्रोडक्ट है, मेजर ये नहीं है। अब क्या गलती की सर मैंने? यहां तो सेटजिव रूल लगाना भी नहीं है, यहां तो सेटजिव रूल लगाना भी नहीं है सर। अब क्या गलती की? OH जिस कार्बन से जुड़ा उसको अल्फा बोला, उसके बगल वाले को बीटा बोला, इससे OH निकाला, इससे H निकाला, वाटर निकाल के प्रोडक्ट बना दिया। अब आपको मैकेनिज्म के अंदर जाना होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बोकेटायन बन रहा तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होगा, बताया था, लिखा था वहां बॉक्स में। ये क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट का। सर कैसे समझेंगे हम रीअरेंजमेंट का? बस आराम से चलो हम बताते हैं, आराम से चलो। एक काम करते हैं, इसमें हम H+ डाल के H2O निकालते हैं, और जरा है ना कार्बोकेटायन बनाते हैं। इसका कार्बोकेटायन बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2+। सबको समझ में आ रहा है? अरे क्या होगा भाई, H+ लगाओगे, जाके इससे जुड़ेगा, फिर क्या होगा, -H2O निकल आएगा यहाँ से, और इसके ऊपर प्लस। अभी बता रहे कब लगाओगे रीअरेंजमेंट। कैसा कार्बोकेटायन है? दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 1 डिग्री है ना भाई, ये कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री। अगर तुम्हें कंपाउंड में चांस दिखे कि 1 डिग्री के बगल वाला जो कार्बन है, कार्बोकेटायन के बगल वाला जो कार्बन है, वो 2 डिग्री बन सकता है या 2 डिग्री है, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है, तो हम करते हैं रीअरेंजमेंट। नहीं समझ में आया सर? आराम से सुनो। अगर 1 डिग्री कहीं कार्बोकेटायन बन रहा है और उसके बगल वाला जो कार्बन है वो 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो हम करते हैं शिफ्टिंग। एक शिफ्ट कर देंगे समझ में आ जाएगा। और शिफ्ट करते हैं हम क्या करेंगे, इसके बगल वाले कार्बन से एक H- को यहां शिफ्ट कर देंगे। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, इसको हम बोलेंगे सेकंड, लिखेंगे 1,2 H- शिफ्ट। H- मतलब हाइड्राइड शिफ्ट,
हम क्या करने वाले हैं, सुनो ध्यान से, यहां से एक H माइनस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? H माइनस, और ले जाके इस पे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3 बनेगा। यहां से क्या निकाला? H माइनस निकाला और इस पे जाके जोड़ दिया तो इसका प्लस चार्ज खत्म। और यहां से H माइनस निकालते ही इसके ऊपर प्लस आ गया। आप देखो कैसा कार्बोकेटायन बन गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। विच इज मोर स्टेबल, 1 डिग्री और 2 डिग्री? 2 डिग्री। तो कभी भी ऐसा चांस दिखे कि आप और स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकते हो तो बनाओ। क्या क्या शिफ्ट करना अलाउड है और कहां से अलाउड है ये भी सुनो। जस्ट बगल वाले कार्बन से ही शिफ्ट कर सकते हो, पहला रूल। 1,2 शिफ्ट ही अलाउड है। दूसरा रूल, आप H माइनस शिफ्ट कर सकते हो, आप मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर सकते हो, और आप फिनाइल शिफ्ट कर सकते हो। इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर भी मैंने किया है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन फिजिक्स वाला, क्लास 11 में पढ़ाया था। आज के लिए इतना क्लियर। हमने क्या कहा? हमने कहा कि यहां से आपने वाटर H प्लस लगाया, निकाला OH माइनस उसके साथ, और यहां पे प्लस चार्ज 1 डिग्री कार्बोकेटायन पर। चांसेस थे कि उसके बगल वाले पे अगर प्लस चार्ज आ जाता तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से H माइनस निकाल के इसमें चिपका दो, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। H माइनस निकाल के इस पे चिपका दो, प्लस चार्ज इस पे। भाई यहां से H माइनस निकालोगे, प्लस इस पे। इसको हम बोलते हैं 1,2 H माइनस शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बन गया? 2 डिग्री कार्बोकेटायन, विच इज मोर स्टेबल। अब ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब यहां से 2 आंसर आ सकते हैं। एक, यहां से H निकालने पे, जो कि आपने ये बनाया हुआ है, बट ये देखो सेटजिफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा। बना के देखते हैं, और बना के देखते हैं। यहां से दोनों H निकाल के देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा करते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, और ये क्या बन गया मेरे पास? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। चलो अब एक काम करते हैं, यहां से H प्लस निकालते हैं। H प्लस निकलेगा, HSO4 माइनस आएगा, H प्लस को निकालेगा, यहां बॉन्ड बनेगा। तो कैसे बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि आपने वहां बनाया है, ब्यूट 1 इन। एक तो ये प्रोडक्ट बना, और दूसरा बताओ, यहां से H प्लस निकाल लो दूसरे वाले से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। यहां से H प्लस निकला, इलेक्ट्रॉन दिया, डबल बॉन्ड। ये क्या बन गया? ब्यूट 2 इन। अब आप बताओ सेटजिफ रूल के हिसाब से कौन सा सही है, कौन सा मेजर, कौन सा माइनर? मेरे ख्याल से तो ब्यूट 2 इन मेजर होगा। भाई यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा। 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और आप वहां क्या बना के बैठे हो? माइनर प्रोडक्ट। थोड़ा सा ये ध्यान देना, एग्जाम में ये खेल खेल सकता है। ये कंपाउंड ही याद रखो, ब्यूटेन 1 ऑल अगर देता है तो इसको बसा लो दिमाग में कि यहाँ पे शिफ्टिंग होगी। बड़ा ही सिंपल है, उसमें कई बच्चे गलती करते हैं। ये प्रोडक्ट बना के आ जाते हैं बच्चे, जब उनसे बोला जाता है ये बनेगा, कहेंगे सर यहाँ सेटजिफ रूल की जरूरत क्या है? अब उनको पता नहीं कि खेल सेटजिफ रूल का नहीं, खेल रीअरेंजमेंट का था, यहाँ मैकेनिज्म का था। क्योंकि हमें पता है कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन में शिफ्टिंग अलाउड होती है। बगल वाले कार्बन से ही शिफ्ट कर सकते हैं, दूर से नहीं। अगर इसके पास हाइड्रोजन ना होता, इसके पास मिथाइल ना होता, फिनाइल ना होता, तो कुछ ना होता, जो था वही बन जाता। पर क्योंकि चांस है तो काम होगा। एक और एग्जांपल कराएंगे शिफ्ट का, ये नोट करो अच्छे से। यहां से H माइनस निकाल के यहां लगाया, जैसे H माइनस निकाला इस पे प्लस आया। अब ये बीटा, यहां से निकालते तो यही बनता, पर ये इतना स्टेबल नहीं है। यहां से निकालते तो ये बनता है, विच इज मोर स्टेबल। So the major product will be, this will be the minor product, and the major will be CH3 CH double bond CH CH3 major but 2 in। किसी ने सोचा भी नहीं, कंपाउंड देख के लगा भी नहीं था। नोट कर लें। एक और एग्जांपल कराते हैं रीअरेंजमेंट का, आइए। छाप लिया? ओके। अब ये नहीं कि हमेशा बैठ के रीअरेंजमेंट कर दिया, जहां पे दिखे कि स्टेबिलिटी बढ़ रही हो कार्बोकेटायन की तभी करना, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन, 3 चौथा क्वेश्चन क्या है? CH3 CH3 CH3
CH2OH कॉन्स H2SO4। चलो अब बताओ, अब यहां अगर हम सिंपली सोचें कि ये कौन सा कार्बन अल्फा और इसके बगल में बीटा, तो अल्फा से निकालो OH, बीटा से निकालो H। भाई अगर नॉर्मली सोचें, शिफ्टिंग विफ्टिंग कुछ ना पता हो, तो हम बोलेंगे OH ये अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला बीटा, इससे निकालो OH, इससे निकालो H। इसके पास H है ही नहीं, तो बंदा कह देगा ये रिएक्शन होगा ही नहीं, है ना। इंसान कहेगा सर यहाँ डबल बॉन्ड बनाया कैसे, इससे OH निकाला, इसके पास H है ही नहीं। हाँ, पर जो बुद्धिमान मनुष्य होगा, हाँ सर आपकी जैसा, हाँ, मतलब आपके जैसा, आप जो सामने बैठे हो, जी जी आपके जैसा, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि पहले इसमें H प्लस डालो H2SO4 से, वो इस पे जाएगा, यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा और ये कार्बोकेटायन बनेगा। बनाए CH3 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 और बोलो CH2 प्लस। कैसा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री, इससे एक ही कार्बन जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। लालच आ रही है बगल वाला कार्बोकेटायन देख के, काश इस पे प्लस चार्ज होता, बगल वाले पे मास एकदम 3 डिग्री कार्बोकेटायन, है ना। अभी तो 4 डिग्री लग रहा है, 3 डिग्री बनेगा, टेंशन मत लो। पर ऐसा लग रहा है ना कि ये प्लस चार्ज किस तरह से यहां आ जाए तो मजा आ जाए यार, क्या स्टेबिलिटी है, तो मजा आएगा। आओ देखते हैं, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2। 1 के पास इस बार हाइड्राइड नहीं है, कोई बात नहीं, इसके पास CH3 तो है, आप हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हो, आप CH3 माइनस यानी मिथाइल शिफ्ट कर सकते हो, और आप फिनाइल शिफ्ट भी कर सकते हो। इसका ऑर्डर क्या होता है, इस पे ध्यान अगर देना है तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बातें होती है। ऑर्डर अगर कि पहले किसको शिफ्ट करें, अगर मान लो इसके पास H भी हो, CH3 भी हो, तो किसको शिफ्ट करें, वो सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमने पढ़ाया है पूरा, उसमें स्टेबिलिटी समझनी पड़ती है बनने वाले प्रोडक्ट की। आओ यहाँ पे और से अभी आसान समझते हैं। इसके पास H नहीं है, इसके पास CH3 है, तो हम क्या लिखेंगे 1, 2 CH3 माइनस शिफ्ट। क्या शिफ्ट किया हमने, मिथाइल शिफ्ट किया, मिथाइल शिफ्ट किया। मिथाइल शिफ्ट करने से क्या होगा, यहां से CH3 माइनस निकला, आके इस पे लग गया, देखो क्या बनेगा CH3 C CH3 CH2 CH3, ये हुआ। यहां से CH3 माइनस इलेक्ट्रॉन लेकर CH3 माइनस निकला, आके इस पे लग गया 1, 2 मिथाइल शिफ्ट। अब जब यहां से CH3 माइनस निकलेगा तो इस कार्बन प्लस आ गया, ये तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 2 3, इट इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटायन व्हिच इज मोर स्टेबल। 1 डिग्री से कैसा बन गया, 3 डिग्री, बढ़िया स्टेबिलिटी मिली। तो जब भी स्टेबिलिटी बढ़े तभी शिफ्टिंग करोगे, और शिफ्टिंग एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं। मान लो ऐसा करने के बाद अभी दिखता चेन लंबी होती, सपोज करो इसके बगल वाला जैसा भी तो 3 डिग्री बनी गया, मान लो 2 डिग्री बनता है, इसके बगल में 3 डिग्री बनने का चांस होता, तो शिफ्टिंग करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रहे हो कि आपने ये शिफ्ट किया, मान लो 2 डिग्री बनता, बगल में 3 डिग्री बनने का चांस होता, तो एक बार फिर शिफ्ट करते हैं, पर वो अगला टर्न होगा, हमेशा बगल बगल शिफ्ट करते हुए चल सकते हैं। अब बोलो अब बोलो अब बोलो, ये कौन सा कार्बन अल्फा, अब एक बीटा ये है, एक बीटा ये है, एक बीटा ये है। सर 3 बीटा नहीं, 2 ही है, ये दोनों तो आइडेंटिकल है, अरे एक ही जैसे, तो इधर से निकालो या इधर से निकालो, सेम कंपाउंड बनेगा। नहीं फील हो रहा, अभी ऐसे बनाएंगे, फील करा देते हैं। देखो सब बनाने पे होता है, देखो इसी कंपाउंड को ऐसे बनाते हैं, ध्यान से देखना, देखना ध्यान से, CH3 C CH3 C CH2 CH3, अब फील होगा CH3 CH3 C CH2 और ये CH3, अब दोनों आइडेंटिकल लगने लगे, इस पे प्लस, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, तो या तो इन दोनों में से किसी एक में से निकाल लो H, एक ही जैसा स्ट्रक्चर बनेगा आइडेंटिकल, या तो यहां से निकाल लो, 2 ही ऑप्शन है, 3 नहीं है। कर क्लियर? देखो क्या किया मैंने, CH3 माइनस निकाला, इसको ऐसे बना दिया, CH3 CH3 इस पे प्लस CH2 CH3। अब देखो दोनों से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, आइए समझते हैं। अगर इस बीटा से H प्लस निकालते हैं तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, ये बनेगा।
क्या बनेगा वो देखें, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3 ये बनेगा। और अगर इस बीटा से H प्लस निकालें तो बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, यहां से H प्लस निकाला तो ये CH हो गया, यहां डबल बॉन्ड, यहां से H प्लस निकाला तो ये CH2 हो गया डबल। अब बताओ कौन सा मेजर कौन सा माइनर, अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा ये अल्फा, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, बगल वाला लेना है, सॉरी डबल बॉन्ड के बगल वाला ये और ये, इसको मत लेना, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला। कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास बोलो 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, भैया ये बहुत स्टेबल है। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। कौन सा रूल यूज किया आपने, सेडजिफ रूल यूज किया। ऐसा एल्कीन बनाओ जिसके पास ज्यादा से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, या अगर बड़ा रूल बोले तो ये है कि मोर स्टेबल एल्कीन हो। एल्कीन की स्टेबिलिटी सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन से नहीं आती, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसके सिवा इससे बड़े इफेक्ट हो सकते हैं, रेजोनेंस वगैरह अगर दिख रहे हो तो उसको ध्यान देंगे। जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हो सर, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, अभी जितना पढ़ा रहे हो उतना समझो, बाकी डिटेल में पढ़ना है तो हम लगातार वीडियो आपको बताते जा रहे हैं। जैसे रीअरेंजमेंट की कहानी, अगर आपको ये पूरी कहानी अच्छे से समझनी है कि अगर H भी हो CH3 भी हो तो क्या पहले शिफ्ट करें, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन फिजिक्स वाला आप देख लो। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी समझनी हो तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फिजिक्स वाला सर्च मार लो, सब वीडियोस आपको मिल जाएंगे YouTube पे। क्लियर है? अब देखने में लग रहा था कि यहां से एलिमिनेशन होगा ही नहीं, ये अल्फा ये बीटा, यहां से OH और H कहां से निकाले, पर भैया होगा होगा, प्रोडक्ट भी बनेगा। क्लियर है? नोट कर लें इसको, पॉज करके मिटा रहे हैं इसको, पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर लें। तो ये सारी कहानी थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। अच्छा, यहां पर हमने मैकेनिज्म E1 चुना है, E1 एलिमिनेशन मैकेनिज्म चुना है, और आपको एग्जाम में ज्यादातर चांस है, कम से कम 90% चांस है कि आपको यही रिएजेंट मिलेंगे। कौन कौन से, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, या H3PO4, और बहुत कम मिल सकता है KHSO4, है ना, सबसे ज्यादा तो यही मिलता है। और इन सब में E1 एलिमिनेशन होगा। E1 एलिमिनेशन में क्या हुआ, कार्बोकेटायन बना। हमने देखा कि सबसे तेज वही डिहाइड्रेट होगा जिसके पास सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन, जनरली 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होते हैं। और क्या हुआ, रीअरेंजमेंट की कहानी भी हुई, और जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट पॉसिबल थे तो हमने सेडजिफ रूल लगाया। इतनी चीजें आपने देखी। कई बार क्या होता है, रिएजेंट थोड़ा सा बदल देता है, रिएजेंट थोड़ा सा बदल देता है, जरा ध्यान देना क्या रिएजेंट दे दिया। मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले लें हम, इफ रिएजेंट इज Al2O3 या P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या एल्यूमिना, अगर ये रिएजेंट आपको दे दे तो भी एलिमिनेशन होगा, तो भी डिहाइड्रेशन होगा, एलिमिनेशन तो भी डिहाइड्रेशन होगा, बाकी सब सेम रहेगा, बस कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। एक रिएजेंट और है, उसको भी लिख ही देते हैं, POCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। इनका मैकेनिज्म आपको नहीं बताएंगे क्योंकि सबका अलग अलग मैकेनिज्म है। यहां तो सबका सेम मैकेनिज्म था, सबका एक ही काम था, H प्लस देना, ये भी H प्लस देता, ये भी H प्लस, ये भी H प्लस, यहाँ सबका फंक्शन सेम था, H प्लस दिया, H प्लस गया कंपाउंड में, फिर ये बेस बन के आया, H प्लस लेकर वापस, सबका सेम फंक्शन। इनमें सब में अलग अलग मैकेनिज्म होता है। मोटी मोटी बात यह है कि ऑल ऑफ देम फॉलो E2 एलिमिनेशन। मैं अभी E2 एलिमिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा, आप चाहो तो YouTube पे सर्च करके देख सकते हो E2 एलिमिनेशन फिजिक्स वाला। मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा कि करना क्या डिफरेंट है इसमें, इसमें और इसमें डिफरेंट क्या होगा। देयर विल बी नो कार्बोकेटायन, ये डिफरेंस होगा, and when there is no carbocation then there will be no rearrangement। सेडजिफ रूल अभी भी आप फॉलो करोगे, ठीक है। लिख, अगर ये आपको रिएजेंट मिलते हैं तो E2 एलिमिनेशन होगा, सबके पूरे अलग अलग डिफरेंट मैकेनिज्म है। सिर्फ अगर ऐसे समझना है कि E2 एलिमिनेशन क्या होता है तो YouTube पे सर्च करो E2 एलिमिनेशन फिजिक्स वाला। बाकी सबके इंडिविजुअल मैकेनिज्म में हम नहीं जा रहे हैं, साथ में हीट भी होगा, इनमें भी साथ में हीट भी होगा। बट आपको ये बताया कि यहां पे भी डिहाइड्रेशन होगा,
वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। यहाँ पे भी अल्फा बीटा से ही निकालना है, कोई टेंशन नहीं है, सेम कहानी होगी, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यहाँ पे भी अल्फा बीटा। यहाँ कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको अब ये क्वेश्चन दें हम CH3 CH2 CH2 CH2OH और हम यहां लगा दें Al2O3 और हीट कर दें, तो इस बार आपको सिंपली चलना है, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, अल्फा से OH बीटा से H, खेल खत्म। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मेजर प्रोडक्ट ये बन गया। क्यों? क्योंकि इस बार ऐसा नहीं है कि यहां पे प्लस आया कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट हुआ, शिफ्टिंग हुई, कुछ नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट नो शिफ्टिंग। सिंपल जो दिख रहा है अल्फा बीटा एलिमिनेशन सिंपल कर दो, नो रीअरेंजमेंट, सिर्फ अल्फा बीटा एलिमिनेशन फॉलो करो, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम होगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो CH3 CHOH CH3 एरो के ऊपर लिख दे P2O5 हीट। अब भाई इसमें क्या होगा, ये अल्फा ये बीटा, अब चाहे यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखो चाहे P2O5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऐसे सवालों में फर्क पड़ जाएगा जहां पे शिफ्टिंग पॉसिबल हो। अगर ये रिएजेंट है तो कार्बोकेटाइन ही नहीं बनेगा, यहां प्लस चार्ज ही नहीं आएगा, तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। इसमें तो कोई फर्क नहीं, इसमें तो क्या OH निकालो H निकालो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, चाहे इसमें ये लिखा होता कंसंट्रेटेड H2SO4, बट यहां दोनों के प्रोडक्ट अलग होंगे, यहां कंसंट्रेटेड H2SO4 लगाते तो ब्यूटीन बनता, ये डिफरेंस है इसमें, नोट कर लीजिए। तो ये पूरी कहानी थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, इसको नोट कर लें। यहीं पे इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।